लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था कंपनी और कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड। इसमें हमने कंपनी का मीनिंग, कंपनी का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी सीखा था। एंड कंपनी के बहुत सारे फीचर्स देखे थे। साथ ही कितने टाइप की कंपनी होती है, कम से कम 10-15 टाइप की कंपनी हमने पढ़ा था। प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ऐसी सारी कंपनी हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी। ये जो है कंपनी सेक्रेटरी, इसको आज यूनिट 1 को हम आज पूरा खत्म कर देंगे। ये आगे पूरा कंपनी सेक्रेटरी से ही रिलेटेड है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसका डेफिनेशन, क्वालिफिकेशन, को अपॉइंट कैसे करते हैं, उसको रिजाइन या रिमूव कैसे करना है, उसकी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी लाइबिलिटी कितनी है। लाइबिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए नहीं, और उसका करियर स्कोप क्या है। ये जो CS का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इसलिए अभी इस पे फ़ोकस करना, इसको अच्छे से समझ लेना ताकि यूनिट 2 भी थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है? अगर 2 यूनिट भी हमें याद हो जाता है सही तरीके से, तो बाकी यूनिट हम अगर ऊपर-ऊपर से भी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और जिनको स्कोर करना है उनको तो सब पढ़ना पड़ेगा। जिनको पास जो पढ़ते नहीं है, 1 हफ्ता पहले पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि कोई 2 यूनिट पकड़ लो और उसमें से पढ़ो। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी वाले इस टॉपिक पे फ़ोकस करो। कंपनी सेक्रेटरी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है इसको समझ लेते हैं कि कंपनी कैसे वर्क करती है, कौन-कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी क्या ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले आता है टॉप मैनेजमेंट। इस टॉप मैनेजमेंट में चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं और इनका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना है, डिसीजन लेना, ये इनका काम है। फिर दूसरे पे आ जाते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। मतलब ये ऐसे क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। डेली जो मैनेज करने का काम रहता है वो इनका रहता है, ठीक है? तो उसमें आ गया MD, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी। तो इसको पढ़ने का यही मतलब है कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक आता है की मैनेजरियल पर्सोनल। इसमें कुछ हाई लेवल की पोजीशन होती है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी एक है, ठीक है? फिर आ गया मिडल मैनेजमेंट, इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट हो गए। लोअर मैनेजमेंट, टीम लीडर, सुपरवाइज़र, फिर एम्प्लॉयी, स्टाफ, इंटर्न्स, वो सब आ जाते हैं यहाँ पे। तो मेन हमारा ये था की मैनेजर पर्सन, तो एग्ज़ाम के लिए एक लाइन मिल गई। अगर एग्ज़ाम में कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड कुछ भी पूछा, तो कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ की मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है? अभी दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल, KMP। KMP क्या होता है? कंपनीज़ एक्ट के हिसाब से की मैनेजरियल पर्सनल जो है, वो ये होते हैं, ये सब। इसमें आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर। और ऐसा कोई पर्सन जो बाद में जाकर बोर्ड डिक्लेयर कर दे कि इसको भी हम KMP में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट लॉ के हिसाब से ये लोग KMP हैं। और ये की इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाई लेवल की पोजीशन होल्ड करते हैं और इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट, कंट्रोल, कंप्लायंस और ऑपरेशन, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इनको KMP बोलते हैं। तो हमारा मेन इसमें से ये था CS। तो CS इज़ अ KMP। आगे आप कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग समझ लेते हैं सिंपली एकदम। कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक ऐसे एम्प्लॉयी होते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयी है, जैसे हम नॉर्मल एम्प्लॉयी होते हैं कंपनी में, वो एम्प्लॉयी है। बट ये कुछ हाई लेवल की पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है? कंपनी सेक्रेटरी जो है हाई लेवल की पोजीशन होल्ड करते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के डे टू डे काम में इन्वॉल्व होता है। चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, मीटिंग्स अरेंज करना, बोर्ड रेजोल्यूशन उसको बनाना, कंप्लायंस संभालना, मतलब लीगली लॉ से रिलेटेड जो भी काम रहता है उसमें CS इन्वॉल्व रहता है। CS एक नॉर्मली पेड एम्प्लॉयड है जिसको सैलरी मिलती है, जिसको हायर किया जाता है, बट उसके हायर करने का, उसको अपॉइंट करने का, उसको रिजाइन या रिमूव करने का प्रोसीजर सब अलग होता है। है नॉर्मल एम्प्लॉयी जो उसको सैलरी मिलती है, बट ये पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। तो CS क्या है? एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर है जो क्या काम करता है? करस्पॉन्डेंस, मीटिंग से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, CS जो है वो ब्रिज है, एक लिंक है किसके बीच? ये रहा CS, यहाँ रहा बोर्ड और ये रहे शेयर होल्डर।
सारे स्टेक होल्डर्स, पब्लिक और कंपनी के बीच का जो है लिंक है ये। जो बोर्ड के डिसीजंस है उसको सीएस तक, शेयर होल्डर तक पहुंचाने का काम सीएस का रहता है। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी को राइट इशू लाना है, राइट इशू मतलब कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, ठीक है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो इंटीमेशन है, नोटिस है, सब सीएस बनाएगा और वो शेयर होल्डर तक पहुंचाएगा। ठीक है, इतना सही है, इतना समझ में आया। तो सीएस ये सब काम करता है। मीटिंग्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की, इन लोगों की मीटिंग होती है, जब ये लोगों को बुलाया जाता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे नहीं, तो उसका सब अरेंजमेंट है सीएस करता है। लॉ के हिसाब से कितनी मीटिंग करना चाहिए, कितनी नहीं, वो सब सीएस बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कंपनी कुछ भी काम करती है, कोई भी फॉर्म अगर उसको सबमिट करना होता है आरओसी में, कोई भी फॉर्म अगर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करना होता है, तो वो सीएस करता है, जिसको ई फाइलिंग बोलते हैं। एमसीए के थ्रू होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू हम फाइल करते हैं। तो जितने भी फॉर्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीएस को फाइल करना रहते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलेंगे हम। रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो मीटिंग हुई इसमें क्या डिसीजन पास हुआ वगैरह, तो वो सीएस रिकॉर्ड करके रखता है। सीएस को नॉर्मल एज जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं वैसा हायर नहीं करते, सीएस को जो अपॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएस लिंक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट शेयर होल्डर के बीच का। और जो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करते हैं और ये हाई लेवल पोजीशन होल्ड करता है, बोर्ड को सीधा एडवाइस देता है, तो इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं। इसकी कुछ बातें सुनकर, लीगली बातें सुनकर भी डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के। ठीक है, इतना समझ में आया? सही है, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब समझ में आया। अब आगे, ये लीगल डेफिनेशन है कंपनी सेक्रेटरी का, और ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 है, इसके हिसाब से ये लीगल डेफिनेशन है। बहुत छोटा सा है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। कोई भी सीएस से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये लाइन हम लिख सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इसका। सीएस के डेफिनेशन में क्या है? सीएस इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सही है, यहाँ तक समझ में आया कि सीएस का डेफिनेशन तो सिंपल ही है कि सीएस एक ऐसा पर्सन है जो आईसीएसआई का मेंबर हो। अब ये मेंबर कैसे बनते हैं, इन शॉर्ट सीएस कैसे बनता है इंसान, तो मैं आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूँ कि ये को थोड़ा समझने में का बेस स्ट्रांग हो जाए। जो ये आईसीएसआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सीएस का। इस इंस्टीट्यूट से हम पढ़ के सीएस बनते हैं। तो ये 3 लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पहले सीएस-80 जिसको फाउंडेशन भी बोलते हैं। दूसरे लेवल का एग्ज़ाम है जिसको सीएस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरे लेवल का जिसको सीएस प्रोफेशनल बोलते हैं या फाइनल। ठीक है, ये 3 लेवल के एग्ज़ाम जो बंदा क्लियर करेगा, उसके बाद उसको 2 साल की ट्रेनिंग करना पड़ेगी मैंडेटरी। ये कंपल्सरी ट्रेनिंग उसको करना पड़ेगी, ईदर वो ये कंपनी में करे या फिर पीसीएस में करे। जो सीएस है वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, खुद का ऑफिस डाला है और उस फर्म में 2-3 या 1 सीएस जितने भी मिलके काम कर रहे हैं। वो काम कंपनियों का ही करते हैं, बट एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, वो लोग खुद का ऑफिस डालते हैं। कोई पर्सन ये 3 लेवल के एग्ज़ाम निकालेगा, देन ये मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा यहाँ पर कंपनी या तो फिर पीसीएस में। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ईडीपी, सीएलडीपी मतलब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब होते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड जो बेसिक एजुकेशन में होता है, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, वो सब सबमिट करने के बाद वो सीएस बन जाएगा। उसको फिर क्वालिफाइड सीएस बोलेंगे, कम क्वालिफाइड सीएस, और तब उसको आईसीएसआई मेंबरशिप मिलेगी। तो अब समझ में आया कि सीएस इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और मेंबर कैसे बनते हैं तो आपको पता ही है। फिर फीचर्स, सीएस के फीचर्स क्या हो सकते हैं? अब फीचर्स जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के होते हैं उसी में, कि ये इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, सीधी सी बात है, नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन। सेकंड चीज, सही है, यहाँ तक समझ में आया एम्प्लॉय कि नॉर्मल सीएस एम्प्लॉय होता का है वो, डेफिनेशन लेकिन तो सिंपल ही है कि इंपॉर्टेंट पोजीशन सीएस होल्ड करता है एक ऐसा कंपनी में। पर्सन है जो क्वालिफिकेशन आईसीएसआई है का कि वो मेंबर हो। आईसीएसआई अब इंस्टीट्यूट ये ऑफ कंपनी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कैसे इंडिया का बनते हैं, मेंबर होना चाहिए। और ये इन सबसे शॉर्ट इम्पोर्टेंट कि उसको सीएस लॉ की कैसे नॉलेज बनता है होना इंसान, चाहिए, तो क्योंकि ये सब मैं लॉ आपको से एक ही नॉलेज रिलेटेड है। पर्पस के लिए बता देता और हूँ
तो ये आपको इसको थोड़ा समझने नॉर्मली हायर में नहीं आपका करते, बेस स्ट्रांग हो जो जाए। सीएस जो को ये नॉर्मली आईसीएसआई हायर है, नहीं करते। इंस्टीट्यूट जैसा ऑफ कंपनी कंपनी में सेक्रेटरी हमने ऑफ इंडिया, एचआर डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी एग्जाम कंडक्ट करता निकाला है और फिर सीएस हमने का। अप्लाई किया और जिस हायर हो गए, इंस्टीट्यूट वैसा से नहीं। हम पढ़ के इसको सीएस बोर्ड बनते ऑफ हैं। डायरेक्टर तो हायर ये करते हैं, 3 लेवल बोर्ड के ऑफ एग्जाम्स डायरेक्टर, होते हैं। सबसे पहले ठीक है। सीएसईटी और जिसको फाउंडेशन प्रमोटर, भी बोलते हैं। अब ये दोनों में दूसरे लेवल चीज का है एग्जाम है कि जो जिसको सीएस प्रमोटर है, जो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। प्रमोटर है तीसरे लेवल का वो जिसको फर्स्ट सीएस सीएस को हायर प्रोफेशनल करता है जब बोलते हैं या कंपनी फाइनल। बनती है। ठीक है, ये और उसमें जो 3 लेवल पहला के सीएस है एग्जाम जो बंदा क्लियर उसको करेगा, हायर करता है उसके बाद प्रमोट। उसको बाकी जो 2 उसके बाद जो भी साल की हायरिंग ट्रेनिंग होती है करना सीएस को पड़ेगी अपॉइंट करना मैंडेटरी। होता है, वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपल्सरी करते हैं। ट्रेनिंग उसको करना ना पड़ेगी, सही जा इधर रहे हैं, वो फिर ये कंपनी क्वालिफिकेशन। में अब करे क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या क्या फिर है, सबसे पहला पीसीएस तो में वो एक करे। कि मेंबर होना चाहिए आईसीएसआई का। पीसीएस मतलब मेंबरशिप प्रैक्टिसिंग कैसे मिलता है वो कंपनी मैंने बताया आपको। सेक्रेटरी। जो सेकेंड चीज, अगर उसके पास फर्म मास्टर जो डिग्री हो तो और अच्छा सीएस है है किसी चीज वो में। किसी कंपनी में काम नहीं ज्यादातर कर रहा है, खुद सीएस जो का है इसके ऑफिस साथ डाला है, उस फर्म एलएलबी में या 2, एलएलएम 3 करते या हैं। 1 सीएस जितने और भी मिलके काम को कर रहे लीगल हैं। नॉलेज होना वो काम चाहिए, ये तो कंपनियों का ही मस्ट ही करते है। हैं, बट इनकम एक टैक्स एक्ट, कंपनी के लिए काम नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, करते, वो लोग खुद का कंपनीज ऑफिस एक्ट, डालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो होता है, फिर कोई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, स्टूडेंट, कोई स्टैम्प एक्ट होता है, पर्सन ये ऐसे ये सारे 3 जितने भी लेवल के लॉज हैं एग्जाम निकालेगा, इसकी सारी देन नॉलेज सीएस को होना ये चाहिए। मैंडेटरी ट्रेनिंग साथ ही कंप्लीट साथ करेगा उसको यहाँ पर कंपनी या तो फिर साथ ही पीसीएस साथ में। उसको सेबी की उसके बाद गाइडलाइंस कुछ भी पता होना चाहिए। प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अगर ईडीपी, लिस्टेड सीएडीपी कंपनी में वो मतलब काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव तो उसको डेवलपमेंट सारे सेबी प्रोग्राम, के रेगुलेशंस कॉर्पोरेट पता होना लीडरशिप चाहिए। डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर ये नॉलेज सब होते हैं। और नॉलेज को प्रोजेक्ट रिपोर्ट अकाउंटिंग एंड जो नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग और एजुकेशन फाइनेंस नॉलेज में होता समझ है, में आनी चाहिए, मतलब वो प्रोजेक्ट्स, बैलेंस असाइनमेंट, वो सब शीट, सबमिट प्रॉफिट करने एंड के लॉस बाद अकाउंट, ये सब समझ वो सकता है। सीएस क्योंकि बन एट द जाएगा। एंड जब फाइनल उसको रिपोर्ट फिर बनने का टाइम आता क्वालिफाइड है तो उसका भी सीएस इन्वॉल्वमेंट बोलेंगे, होता है सीएस का, क्वालिफाइड तो उसको वो सीएस। रिपोर्ट समझ में आना और चाहिए। तब उसको फाइनेंशियल आईसीएसआई रिपोर्ट जो बनती है मेंबरशिप उसमें मिलेगी। सीएस का भी कुछ ना कुछ काम रहता है। तो अब समझ तो वो में आया रिपोर्ट उसको समझ में कि आना चाहिए, इसके सीएस बिना समझे इज अ कैसे साइन कर सकता पर्सन है, इसलिए उसको हु अकाउंटिंग नॉलेज इज अ होना मस्ट है। मेंबर ऑफ आईटी नॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब बेसिक कंपनी कंप्यूटर सेक्रेटरी नॉलेज ऑफ होना चाहिए, इंडिया। और मेंबर टूल्स कैसे वगैरह बनते हैं तो पता होना आपको चाहिए। पता अभी ही है। सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और आउटलुक, ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सब होना चाहिए बेसिक। ई फॉर्म, जो भी सीएस को फॉर्म सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को, मतलब आरओसी को या स्टॉक एक्सचेंज को, जो भी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सीएस को फॉर्म सबमिट करना होता है, वो आजकल ई हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू फाइल करते हैं, ई फॉर्म सारे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो है पोर्टल है, हम इसके थ्रू फाइल करते हैं सारे। ये रहा एमसीए सर्विस में, देखो ये सारी फाइलिंग होती है कंपनीज की, फाइलिंग जो भी है यहाँ पर होती है, कंपनी में क्या क्या फॉर्म्स वगैरह है वो फाइल करना है, तो ये एमसीए होती है, इसीलिए ई फाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सीएस को एक टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए। फिर आता है अपॉइंटमेंट, सीएस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। अब इसका अपॉइंटमेंट नॉर्मल नहीं है, एक एम्प्लॉय को हम जैसे हायर करते हैं, सीएस को एज ए एम्प्लॉय कंसीडर तो करते हैं, बट उसका अपॉइंटमेंट नॉर्मल नहीं होता है। जैसा हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं वैसा सीएस का नहीं होता है, उसका अपॉइंटमेंट डिफरेंट होता है। बोर्ड मीटिंग करना पड़ती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि हमें सीएस की ज़रूरत है, उसको हायर करना है, और फिर डिस्कशन के बाद रिजोल्यूशन पास होता है, मतलब डिसीजन, डिस्कशन के बाद फाइनल हो गया कि हमें इस सीएस को अपॉइंट करना है, तो उसका डिसीजन फाइनल होगा तो उसको रिजोल्यूशन बोलेंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन। वो बाद में उस सीएस को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी और टर्म्स एंड कंडीशन। देन उसके बाद गवर्नमेंट प्रोसीजर आ गया कि हमें वो जो मैंने बताया था एमसीए पे, उस पर जाकर DIR-12 और MGT-14 फॉर्म है, वो आरओसी के थ्रू फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर। सीएस को अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर हमें ये 2 फॉर्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइल करना होगा। फिर कंपनी के जो रजिस्टर्ड है, मैंने केएमपी पढ़ाया था, केएमपी में कंपनी का जो रजिस्टर्ड है, उसमें केएमपी लिखे हैं कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जो है होल टाइम डायरेक्टर है, ये सीईओ, ये सीएफओ, उसमें ये बंदा सीएस है, वो लिखना होगा हमें। और अगर वो कंपनी लिस्टेड है, जैसे बीएससी एनएससी में लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने इस पर्सन को सीएस अपॉइंट किया है। तो सीएस का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगी, डिस्कस करते हैं कि किसको अपॉइंट करना है, क्या ज़रूरत है या नहीं। देन डिस्कशन हो गया तो उसके बाद जो डिसीजन है उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं, उसे पास करना पड़ेगा। सीएस को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, आपकी सैलरी है वगैरह वगैरह। फिर ये दोनों चीज़ हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे, जो फॉर्म है DIR-12 और MGT-14, 30 दिन के अंदर आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। कंपनी के जो केएमपी है, केएमपी का जो रिकॉर्ड्स है उसमें भी सीएस का नाम लिखा जाएगा। देन अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आता है रेजिग्नेशन और रिमूवेबल। रेजिग्नेशन और रिमूवल, अब रेजिग्नेशन मतलब सीएस अगर खुद से रिजाइन कर रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं या उसको हेल्थ रीज़न है, उसको कुछ जम नहीं रहा है, वो रिजाइन कर सकता है खुद नोटिस देके कि मुझे ये कंपनी छोड़ना है। और अगर कंपनी ने निकाल दिया, सीएस कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है
और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या कुछ गलतियाँ कर रहा है या उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो कंपनी भी उसको रिमूव कर सकती है। प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले सेम बोर्ड मीटिंग होगी, फिर बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद डिसीजन होगा, डिसीजन को बोर्ड रेज़ोल्यूशन बोलेंगे। इन केस अगर उसने खुद से रिज़ाइन किया होगा तो बोर्ड जो है उसके रेज़िग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेगा उस बोर्ड मीटिंग में। अगर कंपनी रिमूव कर रही है तो सपोज़ 1-2 डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये सीएस कुछ गड़बड़ कर रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको हमें निकालना है। तो वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उस मीटिंग में अदर जो डायरेक्टर है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे। सबकी सहमति होगी कि हमें निकालना चाहिए तो वो रिमूवल को अप्रूव कर देंगे। ये दोनों चीज़ में से कुछ भी हुआ उसके बाद डीआईआर 12 से सेम जो फॉर्म हमने अपॉइंटमेंट के टाइम फाइल किया था, इधर भी डीआईआर 12 फाइल करेंगे आरओसी को जो मैंने पोर्टल बताया था एमसीए उस पे। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे। अपॉइंटमेंट करते टाइम हमने रजिस्टर्ड में लिखा था ये बंदा सीएस है, तो उसमें से उसको हटाना पड़ेगा। अगर कंपनी चाहे तो जनरल नोटिस दे सकती है, अपने वेबसाइट पे भी अनाउंस कर सकती है और उसके 6 महीने के अंदर जब सीएस को रिमूव कर दिया गया है या रिज़ाइन कर लिया है उसने, उसके 6 महीने के अंदर न्यू सीएस को अपॉइंट करना। तो ये प्रोसीजर है सीएस को रिमूव और या सीएस रिज़ाइन करता है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, उसका डिसीजन पास होगा, देन उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा। डीआईआर 12 फाइल किया जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके थ्रू हम वो फॉर्म है आरओसी को फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे मतलब। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट के टाइम हमने रजिस्टर्ड में लिखा था कि ये बंदा सीएस है, तो उसको वहाँ से हटाना होगा। कंपनी चाहे तो जनरल नोटिस भी दे सकती है। और सीएस जब रिज़ाइन हो गया या रिमूव कर दिया उसको तो उसके 6th मंथ के अंदर हमें न्यू सीएस को अपॉइंट करना होगा। सही आ रहा है? आपको इतना समझ में आ रहा होगा, सही आ रहा है? ठीक है, कुछ भी रहेगा तो कमेंट करके मुझे बताओ। हैंड रिटन नोट से मैंने आपको ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया है। अभी मैं अपने जो मेन नोट्स है उसे आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। ये दोनों ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा था। कंपनी सेक्रेटरी एक सीनियर ऑफिसर है जो करस्पॉन्डेंस, मीटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, लीगल कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता है। करस्पॉन्डेंस मतलब वो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करता है किसके बीच में? शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में काम करता है। कंपनी में जो मीटिंग होती है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंडल करना और लॉ के हिसाब से मीटिंग कंडक्ट करना, वो सारा काम होता है। कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है, उसको मेंटेन करना सीएस का काम होता है। जितने भी लीगल कंप्लायंस है, कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो काम सीएस करेगा, वो एडवाइस करेगा बोर्ड को। तो बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सीएस को, नॉर्मल एम्प्लॉइज़ को कंसीडर करते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन बहुत हाई लेवल होती है इसीलिए इसको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कंपनी सेक्रेटरी एक ब्रिज है किसके बीच का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक, एम्प्लॉइज़ और शेयर होल्डर्स के बीच का, ठीक है? और वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व रहता है। जब वो बोर्ड के साथ काम करेगा, बोर्ड को एडवाइस देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिसीजन मेकिंग में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ये वाला जो सबसे शॉर्ट था। कंपनीज एक्ट 1980 के हिसाब से अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऐसा पर्सन जो आईसीएसआई का मेंबर हो। ये मेंबरशिप कैसे मिलती है? हमने देखा था कि 3 एग्ज़ाम हमें निकालना पड़ते हैं। 3 एग्ज़ाम निकालने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करना पड़ती है। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जो आईसीएसआई है, वो मेंबरशिप प्रोवाइड कर देता है। तो अ पर्सन हू इज़ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और दूसरा डेफिनेशन है पढ़ने के लिए, अगर आपको ये वाला याद होता है तो अच्छी बात है। जहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन में कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो आप ये डेफिनेशन उसमें मेंशन कर सकते हैं, आपको अच्छा एक स्कोर करने में इजी हो जाएगा। कंपनी का दूसरा डेफिनेशन वो भी इससे मिलता जुलता है कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएसआई, अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। फिर हमने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले था कि इंडिविजुअल सीएस है, एक नेचुरल और इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, कंपनी या फर्म नहीं। सीएस को एक नॉर्मल एम्प्लॉई कंसीडर करते हैं, पेड एम्प्लॉई जो नॉर्मल होता है वैसे ही, बट वो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है कंपनी में। क्वालिफिकेशन, मेंबर होना चाहिए आईसीएसआई का और वेरियस उसको लॉ की नॉलेज, फाइनेंस की, टेक्नोलॉजी
मैनेजमेंट लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए। मेंबर बनने के लिए हमने देखा था कि 3 लेवल की एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आईसीएसआई उसको मेंबरशिप दे देता है, ठीक है? क्वालिटीज़ भी वही जो नॉर्मल एक एम्प्लॉयी में होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ एक्यूरेसी, लीडरशिप, लॉयल्टी ये सब, ठीक है? और उसकी बहुत सारी ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग से रिलेटेड, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, लीगल ड्यूटीज़, फाइनेंशियल सारी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है इसकी। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हमने देखा था कि फर्स्ट सी सेक्रेटरी जो है, वो प्रमोटर अपॉइंट करता है। कंपनी सेक्रेटरी जो पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी बनती है, तो जो प्रमोटर्स होते हैं उसके फाउंडर्स वो सीएस को अपॉइंट करते हैं। बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते रहते हैं, रिमूव, रिज़ाइन, अपॉइंट वो सब चलता रहता है। जो फर्स्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो प्रमोटर ही अपॉइंट करता है। फिर आ गया क्वालिटीज़, कंपनी सेक्रेटरी में वही जैसे हमने यहाँ पढ़ा था वैसी ही क्वालिटीज़ है। बेसिक जो एक्यूरेसी, एडेप्टेबिलिटी, लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल आदमी में होना चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ है। फिर क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले पढ़ा था कि तो आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए। देन अदर अगर ये सब ऑप्शनल है, अगर अदर किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो वो ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है। जनरल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स इन सब में हेल्पफुल रहेगा, मतलब ये बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादातर जो सीएस है वो एलएलबी या एलएलएम करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। लॉ पे उनकी और अच्छी कमांड हो जाती है। लीगल नॉलेज ये तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक सीएस का काम ही वही है लॉ से रिलेटेड। और वो लीगल नॉलेज में ये आ गया कंपनीज़ एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट। तो ये सारे जो बेसिक एक्ट है उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट है वो सीएस को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सीएस को उनको बताएगा कि साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? देन अगर कंपनी लिस्टेड है, तो उसको सेबी के जो रेगुलेशन है, सेबी के जो रूल्स है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश में तो कमांड उसकी होना ही चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि वो ज़्यादातर नोटिस, रिपोर्ट्स फाइल करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, तो और शेयर होल्डर्स इन सबको कम्युनिकेट करेगा, तो इसकी इंग्लिश में कमांड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो जिस स्टेट में उसकी रीजनल लैंग्वेज की अगर उसकी अच्छी होगी तो और बेनिफिट मिल जाएगा उसे। अकाउंट्स के हमने देखा था कि अकाउंट्स और फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसको बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आनी चाहिए, तब फाइनेंशियल जब रिपोर्ट बनेगी तब उसको समझ में आना चाहिए साइन करने से पहले ये सब चीज़ें। ऑफ़िस मैनेजमेंट नॉर्मल जो एक एम्प्लॉयी की मैनेजमेंट स्किल है वही इसकी भी होना चाहिए, प्लान, ऑर्गनाइज़, सुपरवाइज़ ये सब। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था कि एमएस ऑफ़िस मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब होना चाहिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मतलब ज़्यादातर जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं आरओसी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो वेबसाइट मैंने बताया था उसके थ्रू, तो वो हम ई-फॉर्म फाइल करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट सीएस का सिंपल मतलब है कि सीएस वो बंदा है जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करता है, मिनट्स ड्राफ्ट करता है। मिनट्स मतलब जो बोर्ड मीटिंग के डिसीजन होते हैं, बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके जो डिसीजंस होते हैं उसको मिनट्स बोलते हैं। तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करता है, मिनट्स ड्राफ्ट करता है, बोर्ड मीटिंग के नोटिस ड्राफ्ट करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी के पास सबमिट करता है। कंपनी के सारे लॉ से रिलेटेड कंप्लायंस देखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देता है लॉ से रिलेटेड, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया सही है? इतना सही जा रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं और उस पे फ़ोकस करूँगा अच्छे से। आगे वाले लेक्चर में और अच्छे से समझाऊँगा चीज़ें मैं और जो भी कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और वो जो आपके हैंड रिटन नोट्स है और ये वाले नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आता है सीएस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, उसको अपॉइंट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने बताया सीएस एक एम्प्लॉयी कंसीडर करते हैं, बट वो हाई लेवल की पोजीशन होल्ड करता है, तो जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयी को हम हायर करते हैं, वैसा सीएस को नहीं करते। सीएस को हायर करने के लिए सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसमें उसका अपॉइंटमेंट डिस्कस होता है। देन बहुत सारे जो एप्लीकेशन मिलते हैं कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए, उनको रिव्यू किया जाता है। उसके बाद सूटेबल जो कैंडिडेट है, जो अच्छा है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद डिसीजन फाइनल होता है, बोर्ड रेज़ोल्यूशन उसको बोलते हैं, वो पास होता है। देन उसको अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कि ये सब करने के बाद उसको अपॉइंट करने के बाद जो है हमें गवर्नमेंट को कुछ फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। गवर्नमेंट आरओसी को कुछ फॉर्म सबमिट करना पड़ते हैं एमसीए के थ्रू, जो मैंने बताया था आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू सबमिट करना होते हैं। तो वो फॉर्म है DIR 12 और MGT 14। ये दोनों फॉर्म हमें 30 दिन के अंदर सीएस जैसी अपॉइंट हुआ, यहाँ पर सीएस जैसी अपॉइंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर हमें
ये फॉर्म आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। इन फॉर्म में नेम रहेगा, पैन नंबर, उसका मेंबरशिप नंबर जो आईसीएसआई ने इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, उसका एड्रेस, ये सारी बेसिक डिटेल्स होगी। ठीक है? सेकंड स्टेप ये हो गया। सीएस को अपॉइंट करने के बाद क्या-क्या प्रोसीजर, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन लेने के बाद उसका बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास होगा। उसके बाद आरओसी को हम ये सारे 2 फॉर्म है जो फॉर्म 12 और फॉर्म 14 एमजीटी 14, ये हम आरओसी को सबमिट करेंगे। थर्ड स्टेप जो आ गया वो है कि केएमपी, जो मैंने बताया था, रजिस्ट्रार, केएमपी मैनेजर पर्सनल, क्या होते हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर, ये सब होते हैं। कंपनी इसका रजिस्टर बनाती है कि इनमें लिखा रहता है ये बंदा हमारा सीईओ है, ये बंदा हमारा डायरेक्टर है, फलाना ढिमकाना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो उसमें सीएस का भी नाम एंटर करेंगे हम अपॉइंट करने के बाद। देन अगर कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जागेगा, तो सीधी-सी बात है, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा कि हमने मिस्टर ए को अपनी कंपनी में एज़ अ सीएस अपॉइंट किया है। अब आता है फिर प्रोसीजर ऑफ रेज़िग्नेशन एंड रिमूवल। रेज़िग्नेशन एंड रिमूवल, रेज़िग्नेशन मतलब अगर वो खुद से सीएस जो है रिज़ाइन कर रहा है, कोई भी रीज़न, हेल्थ रीज़न या वेरियस रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर रहा है, तो उसको रेज़िग्नेशन। रिमूवल मतलब कि अगर सीएस जो है, उसको बोर्ड निकाल रहा है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको निकाल रहे हैं कोई भी रीज़न की वजह से, तो उसको रिमूवल बोलेंगे। उसके लिए भी बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, उसमें अप्रूव करेंगे, चाहे वो रेज़िग्नेशन हो या रिमूवल हो, रेज़ोल्यूशन पास होगा। उसके बाद फॉर्म डीआईआर 12, सेम जो हमने अपॉइंटमेंट के टाइम सबमिट किया था, वो यहाँ भी डीआईआर 12 सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए के थ्रू, आरओसी को 30 दिन के अंदर। अगर कंपनी लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। मैंने बताया था केएमपी का हमने रजिस्टर्ड मेंटेन किया, तो अब उस रजिस्टर में से इसका नाम हटाना पड़ेगा। देन अगर कंपनी चाहे तो जनरल पब्लिक नोटिस भी इश्यू कर सकती है न्यूज़पेपर में या फिर कंपनी की वेबसाइट में कि अब ये सीएस नहीं रहे। फिर आता है स्टेप फिलिंग ऑफ वैकेंसी, मतलब 6 मंथ के अंदर उसके रेजिग्नेशन या रिमूवल के 6 मंथ के अंदर हमें न्यू सीएस अपॉइंट करना होगा। 6 मंथ के अंदर हमें न्यू सीएस अपॉइंट करना होगा, फिर से मीटिंग कर। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको।